इमेजिन कीजिए आप दुनिया के सबसे पावरफुल हैकर्स को रोकने के लिए बिलियन डॉलर सिक्योरिटी सिस्टम्स बना रहे हैं। आप मिलिट्री ग्रेड इंक्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं, आप हर लॉगिन अटेम्प्ट मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अननोन अटैकर बिना पासवर्ड के, बिना एक्सप्लॉइट चेन के, बिना किसी सस्पिशियस मेलवेयर के सीधा आपके लिनक्स सर्वर के अंदर आ जाए। और सबसे शॉकिंग बात, उसने कोई फायरवॉल हैक यूज़ नहीं किया, एसएसएच क्रैक नहीं किया, लिनक्स कर्नल भी एक्सप्लॉइट नहीं किया। उसने बस एक सिंपल से कंप्रेशन टूल को हैक कर लिया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे शायद आपने कभी नोटिस भी नहीं किया होगा। और अगर मार्च 2024 की एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन ना होती तो आज इंटरनेट की हिस्ट्री बिल्कुल अलग होती। ये सिर्फ एक बैकडोर की कहानी नहीं है, ये ट्रस्ट को वेपन बनाने की कहानी है। ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर की कहानी है जो शायद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इंटरनेट को देखकर लगता है कि सब कुछ जायंट कंपनीज चलाती हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, क्लाउड प्रोवाइडर्स, लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी डिफरेंट है। मॉडर्न सॉफ्टवेयर एक स्काई स्क्रैपर की तरह होता है, और स्काई स्क्रैपर की तरह उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ उसके टॉप फ्लोर से डिसाइड नहीं होती। नीचे हज़ारों छोटी ब्रिक्स होती है जिन्हें ऑलमोस्ट कोई देख भी नहीं सकता। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कुछ ऐसा ही है। जब आप लिनक्स इंस्टॉल करते हैं, ब्राउज़र चलाते हैं, पैकेज डाउनलोड करते हैं या सर्वर डिप्लॉय करते हैं, तब बैकग्राउंड में हंड्रेड्स ऑफ टाइनी लाइब्रेरीज साइलेंटली काम कर रही होती हैं। इनमें से एक थी XZ Utils। नाम बहुत ज़्यादा ग्लैमरस नहीं है, काम भी बहुत एक्साइटिंग नहीं है। इसका काम सिर्फ बड़ी फाइल्स को कंप्रेस करना था, बिल्कुल जिप की तरह, बस उससे थोड़ा एफिशिएंट। लेकिन इसकी असली इम्पोर्टेंस इसके काम से नहीं, उसकी पोजीशन से आती है। XZ Utils सिर्फ एक एप्लीकेशन नहीं था, ये लिनक्स इकोसिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर था। और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जितना नीचे सॉफ्टवेयर होता है उतना ही ज़्यादा सिस्टम उस पर डिपेंडेंट होता है। मिलियंस ऑफ सर्वर्स, क्लाउड मशीन्स, डेवलपर वर्कस्टेशंस, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस, सब कहीं ना कहीं XZ की लाइब्रेरी लिबलज़्मा यूज़ कर रहे थे। और इसी वजह से ये परफेक्ट टारगेट था, क्योंकि अगर आप फाउंडेशन कॉम्प्रोमाइज़ कर दो तो ऊपर बनी हर बिल्डिंग ऑटोमेटिकली रिस्क में आ जाती है। लेकिन किसी ने फाउंडेशन को हैक नहीं किया, उसने पहले फाउंडेशन के गेट कीपर को कन्विंस किया, और यहीं से स्टोरी डेंजरस होना शुरू होती है। लेट 2021 गिटहब पर एक नया नाम दिखना शुरू होता है, Zia10। ना कोई फ्लैशी प्रोफाइल, ना कंट्रोवर्शियल पोस्ट्स, ना अनयूजुअल एक्टिविटी। एक और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर, कभी बग फिक्स, कभी स्मॉल इम्प्रूवमेंट, कभी डॉक्यूमेंटेशन एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हज़ारों डेवलपर्स हर दिन करते हैं। अगर उस वक्त किसी ने Zia10 की प्रोफाइल देखी होती तो शायद उसे याद भी न रखता, और शायद इसीलिए ये प्लान काम कर गया। ओपन सोर्स में ट्रस्ट कोई फॉर्म फिल करके नहीं मिलता, ट्रस्ट अर्न किया जाता है स्लोली, पेशेंसली। एक यूज़फुल पैच, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लोग आपका नाम देखना शुरू कर देते हैं, फिर रिव्यूज़, फिर डिस्कशंस, और धीरे धीरे लोग अज्यूम करने लगते हैं ये बंदा तो जेन्युइन है। यही अजम्पशन इस पूरी कहानी का सबसे डेंजरस पार्ट थी, क्योंकि हैकर्स नॉर्मली सिस्टम्स हैक करते हैं, यहाँ एक इंसान ने कम्युनिटी को ही हैक कर लिया। और ये प्रोसेस वीक्स का नहीं था, मंथ्स का भी नहीं, लगभग 2 साल का। ओपन सोर्स का एक ब्यूटीफुल प्रिंसिपल है, थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रेंजर्स मिलकर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, लेकिन इसका एक हिडन डाउन साइड भी है। हर प्रोजेक्ट के पास गूगल जितना बजट नहीं होता, हर मेंटेनर फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होता, कई प्रोजेक्ट 1 या 2 वॉलंटियर्स चला रहे होते हैं। अपनी जॉब के बाद अपने फ्री टाइम में XZ Utils भी कुछ ऐसा ही प्रोजेक्ट था। इसका ओरिजिनल मेंटेनर लास कॉलिन एक ब्रिलियंट डेवलपर, लेकिन प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट का ऑलमोस्ट सारा बर्डन उनके शोल्डर्स पर था। बग रिपोर्ट्स, रिलीजेस, सिक्योरिटी, कम्युनिटी, सब कुछ। और जब एक इंसान इतना वर्कलोड हैंडल करता है तो बर्नआउट ऑलमोस्ट इनएविटेबल होता है। इसी फेज़ में कम्युनिटी के अंदर कुछ अजीब चीज़ें होने लगती हैं। अलग अलग अकाउंट्स मेंटेनर को पुश करने लगते हैं, प्रोजेक्ट स्लो चल रहा है, रिलीज़ लेट आ रहे हैं, और हमें और मेंटेनर्स चाहिए। सरफेस पर देखो तो ये बिल्कुल रीजनेबल लगता है, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेटर्स ने नोटिस किया कि इनमें से कई इंट्रैक्शंस अननेचुरली कोऑर्डिनेटेड लग रहे हैं, जैसे कोई इन्वायरमेंट प्रिपेयर कर रहा हो, एक स्टेज बना रहा हो, और उस स्टेज पर एक नाम बार बार सामने आ रहा था, Zia10। कोइंसिडेंस या प्लानिंग?
उस वक्त किसी को पता नहीं चला। 2023 तक जिया 10 सिर्फ कंट्रीब्यूटर नहीं रहा, वो प्रोजेक्ट के इम्पोर्टेंट डिसीजंस में इन्वॉल्व होने लगा। रिलीज प्रोसेस, बिल्ड सिस्टम, टेक्निकल डिस्कशंस, और फिर उसके पास वो चीज़ आ गई जो हर सप्लाई चेन अटैकर चाहता है, ट्रस्ट। यहाँ एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल पॉइंट है। हम यूजुअली सोचते हैं सिक्योरिटी का मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, बेटर इनक्रिप्शन, फायरवॉल्स, MFA, लेकिन सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन में सबसे वैल्यूएबल क्रेडेंशियल होता है रेपुटेशन। एक ट्रस्टेड मेंटेनर 1000 फिशिंग ईमेल से ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जब ट्रस्टेड पर्सन कोड पब्लिश करता है, कोई उसे सस्पिशियस नज़र से नहीं देखता। और इसी ट्रस्ट के साथ फरवरी 2024 में XZ Utils का एक नया वर्जन रिलीज़ हुआ, वर्जन 5.6.0। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, रिलीज नोट्स नॉर्मल, रिपोजिटरी नॉर्मल, डेवलपर्स भी नॉर्मल। किसी को नहीं पता था कि इंटरनेट की हिस्ट्री का शायद सबसे सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर बैकडोर अब ऑफिशियली पब्लिश हो चुका है। अगर बैकडोर रिलीज हो गया था तो फिर किसी ने नोटिस क्यों नहीं किया? सिंपल, क्योंकि उसे इंटेंशनली इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि नॉर्मल कोड रिव्यू में वो दिखे ही ना। और इस अटैक का नेक्स्ट चैप्टर इतना क्लेवर था कि एक्सपीरियंस्ड रिवर्स इंजीनियर्स को भी उसे समझने में दिन लग गए। कोड गिटहब पर कुछ और था, रिलीज पैकेज में कुछ और, बिल्ड प्रोसेस में कुछ और फाइनल सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्कुल कुछ और। एक ही सॉफ्टवेयर लेकिन 4 अलग अलग रियलिटीज। और इसी इल्यूजन ने इस अटैक को ऑलमोस्ट सक्सेसफुल बना दिया। लेकिन हर परफेक्ट क्राइम की तरह इसमें भी एक छोटी सी मिस्टेक रह गई, एक मिस्टेक जो अटैकर ने नहीं, कंप्यूटर ने की। और उसे नोटिस किया एक डेवलपर ने, जो उस दिन सिर्फ अपना सिस्टम डीबग कर रहा था। उसका नाम था आंड्रेस। और उस मोमेंट से ये मिस्ट्री पूरी दुनिया के सामने खुलनी शुरू हुई। मार्च 2024 फ्राइडे, एक ऑर्डिनरी डे, ना कोई साइबर अटैक हेडलाइन, ना रैंसमवेयर, ना किसी कंपनी का डेटा ब्रीच। और इसी ऑर्डिनरी दिन आंड्रेस एक कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉब्लम सोल्व कर रहे थे। वो डेबियन डेवलपर हैं और उन्होंने बस एक अजीब सी चीज़ नोटिस की, SSH लॉगिन थोड़ा स्लो लग रहा था, बस इतना ही। अगर आप लिनक्स यूज़ कर तो आप जानते होंगे कभी नेटवर्क स्लो होता है, कभी DNS, कभी डिस्क, कभी CPU। यूजुअली कोई बड़ा इशू नहीं होता, मोस्ट डेवलपर्स शायद इग्नोर कर देते, होगा कोई टेम्परेरी ग्लिच। लेकिन आंड्रेस ने इग्नोर नहीं किया। उन्होंने सोचा SSH इतना स्लो क्यों हो रहा है? और ये एक सिंपल सा क्वेश्चन इंटरनेट हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस में बदल गया। आंड्रेस ने प्रोफाइलिंग टूल चलाई, परफ ट्रेसिंग, सिस्टम एनालिसिस। एक्सपेक्टेशन क्या थी? शायद OpenSSH में कोई बग मिलेगा या नेटवर्किंग इशू मिलेगा, लेकिन ग्राफ कुछ और ही स्टोरी बता रहा था। CPU टाइम एक अनएक्सपेक्टेड जगह स्पेंड हो रहा है, libplasma, XZ Utils की कंप्रेशन लाइब्रेरी, SSH लॉगिन के वक्त। ये तो वैसे ही है जैसे आप कार का AC ऑन करो और इंजन ऑयल पंप सडनली 100% यूज होने लगे। दोनों का रिलेशन ही नहीं होना चाहिए। और अगर है तो या तो आर्किटेक्चर बहुत अनयूजुअल है या फिर कुछ बहुत गलत है। यहीं से इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन चेंज होने लगी। अब क्वेश्चन ये नहीं था कि SSH स्लो क्यों है, क्वेश्चन था कंप्रेशन लाइब्रेरी SSH के अंदर कर क्या रही है। जब डेवलपर्स किसी बग को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो अनियन की तरह लेयर स्पिल करते हैं। एक आंसर मिलता है, उसके नीचे दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे। आंड्रेस भी वही कर रहे थे। उन्होंने लाइब्रेरी इंस्पेक्ट की, फिर बाइनरीज, फिर बिल्ड प्रोसेस, फिर धीरे धीरे एक इम्पॉसिबल पैटर्न सामने आने लगा। गिटहब रिपोजिटरी क्लीन थी, कोड नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जो सोर्स पैकेज डेवलपर्स डाउनलोड कर रहे थे उसमें एक्स्ट्रा फाइल्स थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अक्सर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में लोग गिटहब से कोड क्लोन नहीं करते, वो ऑफिशियल रिलीज टारबॉल डाउनलोड करते हैं और इसी रिलीज पैकेज में एक फाइल क्वाइटली बदल दी गई थी, नाम build2host.mp4। सुनने में बिल्कुल बोरिंग, और शायद इसीलिए किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये बोरिंग फाइल पूरे अटैक का एंट्री पॉइंट थी। अब सोचिए, अगर आप मेलवेयर लिख रहे हो तो सबसे पहले सिक्योरिटी रिसर्चर्स कहाँ देखेंगे? सोर्स कोड, राइट? तो अगर मिलिशियस कोड सोर्स कोड में ही ना हो तो यही जीनियस था। बैकडोर फाइनल सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली नहीं लिखा गया था, वो बिल्ड के टाइम क्रिएट होता था। इसका मतलब जब डेवलपर सॉफ्टवेयर कंपाइल करता तब एक हिडन स्क्रिप्ट साइलेंटली एग्जीक्यूट होती,
वो स्क्रिप्ट 2 फाइल्स ओपन करती, लेकिन वो फाइल्स भी नॉर्मल नहीं थी। उनके नेम्स ऐसे थे जैसे टेस्टिंग के लिए रैंडम सैंपल डेटा हो। एग्जैक्टली वैसे फाइल्स जिन्हें कोड रिव्यू में ऑलमोस्ट कोई नहीं देखता। और अनकम्प्रेस्ड फाइल्स के अंदर एक और स्क्रिप्ट, उस स्क्रिप्ट के अंदर इनक्रिप्टेड बाइनरीज, उस बाइनरी के अंदर एक्चुअल पेलोड, लेयर के अंदर लेयर, लेयर के अंदर लेयर, फिर उसके अंदर फिर लेयर, जैसे रशियन नेस्टिंग डॉल्स। हर लेयर का सिर्फ एक पर्पस था, कोड रिव्यूअर्स को कंफ्यूज करना। और अगर कोई सिर्फ गिटहब देख रहा हो तो उसे कुछ भी सस्पिशियस ना लगे। अब यहाँ एक और ब्रिलियंट डिसीजन लिया गया था। अगर मेलवेयर हर मशीन पर एक्टिवेट हो जाता तो वो बहुत जल्दी पकड़ा जाता। इसलिए अटैकर ने ऑपोजिट अप्रोच चूज़ की। स्क्रिप्ट पहले इन्वायरमेंट चेक करती थी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लिनक्स, प्रोसेसर x86-64 है, कंपाइलर GCC है, बिल्ड ऑफिशियल पैकेज जैसा लग रहा है या नहीं लग रहा, RPM या डेबियन बिल्ड रूल्स यूज़ हो रहे हैं या नहीं। अगर इनमें से कुछ भी मैच नहीं करता, स्क्रिप्ट क्वाइटली कुछ भी नहीं करती। इमेजिन करो एक चोर सिर्फ वही घर चुनता हो जहां एग्जैक्टली वही लॉक लगा हो जो उसने पहले स्टडी किया हो, बाकी 1000 घरों के सामने से वो सीधा निकल जाता है। इसलिए डेवलपर्स जो लोकली कंपाइल कर रहे थे उनमें से बहुत लोगों को कुछ भी सस्पिशियस दिखाई नहीं। अटैक सिलेक्टिवली एक्टिवेट होता था और इसी वजह से ये इतने महीनों तक इनविजिबल रहा। लेकिन अटैकर का गोल कंप्रेशन लाइब्रेरी को स्लो करना नहीं था, वो तो बस साइड इफेक्ट था की वजह से अंडरेज का ध्यान गया। एक्चुअल टारगेट कहीं और था। लिनक्स सर्वर का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है OpenSSH, वो सॉफ्टवेयर जो दुनिया भर का एडमिनिस्ट्रेटर्स रोज यूज़ करता है। जब कोई SSH लॉगिन करता है, OpenSSH क्रिप्टोग्राफिक फंक्शंस यूज़ करता है ताकि वेरीफाई कर सके कि सामने वाला यूज़र जेन्युइन है या नहीं। और इसी वेरिफिकेशन के बीच अटैकर ने एक इनविजिबल डिटूर बना दिया। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करने की जगह पहले मिलीशियस कोड के पास जाता, फिर अगर सब नॉर्मल हो तो ओरिजिनल फंक्शंस कंटिन्यू करता। मतलब अगर अटैकर नहीं हो तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा, कोई क्रैश नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई स्ट्रेंज बिहेवियर नहीं। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक क्रिप्टोग्राफिक की प्रेजेंट हो तो पूरा ऑथेंटिकेशन प्रोसेस साइलेंटली बदल सकता है। यही एक्चुअल बैकडोर था। अब तक इन्वेस्टिगेटर्स को इतना समझ आ चुका था कि ये कोई ऑर्डिनरी मालवेयर नहीं है, ये किसी टीनेजर का वीकेंड प्रोजेक्ट नहीं था, ये मंथ्स या फिर शायद ईयर्स की प्लानिंग थी। हर लेयर केयरफुली डिज़ाइन की गई थी, हर फाइल इंटेंशनली इनोसेंट दिख रही थी, हर ट्रिगर लिमिटेड था, हर फुटप्रिंट मिनिमम था। और सबसे शॉकिंग बात, गिटहब रिपोजिटरी और रिलीज स्टोरेबल अलग अलग रियलिटीज़ दिखा रहे थे। अब सिर्फ एक क्वेश्चन बचा था, वाई? इतनी मेहनत सिर्फ कुछ लिनक्स सर्वर्स हैक करने के लिए, या टारगेट पूरा इंटरनेट था? और जब रिसर्चर्स ने कैलकुलेट करना शुरू किया कि वल्नरेबल पैकेजेस किन किन लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंच चुका है, तब सबको रियलाइज़ हुआ कि अटैक फेल नहीं हुआ है, ये बस थोड़ा लेट हुआ है। और अगर एंड्रेज ने उस दिन सिर्फ एक स्लो SSH लॉगिन इग्नोर कर दिया होता तो शायद आज हम बिल्कुल अलग इंटरनेट देख रहे होते। इस पॉइंट पर रिसर्चर्स को फाइनली समझ आया कि मामला कितना ज़्यादा सीरियस है। ये कोई क्रिप्टो माइनर नहीं था, ना रैंसमवेयर, ना डाटा स्टीलिंग मेलवेयर, ये उससे भी ज़्यादा डेंजरस था। इसका ऑब्जेक्टिव था एक्सेस, और सिर्फ एक्सेस नहीं, ट्रस्टेड एक्सेस। नॉर्मल SSH लॉगिन में क्या होता है, सर्वर वेरीफाई करता है कि सामने वाला यूज़र जेन्युइन है या नहीं। अगर क्रेडेंशियल्स सही हैं तो अंदर आ जाओ, अगर गलत हैं तो कनेक्शन रिजेक्ट हो जाता है, सिंपल। लेकिन इमेजिन करो बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड के पास एक सीक्रेट इंस्ट्रक्शन हो कि अगर कोई पर्टिकुलर विजिटर आए तो बिना ID देखे ही उसको अंदर भेज दो। एग्जैक्टली वही यहाँ हुआ। बैकडोर OpenSSH के क्रिप्टोग्राफिक वेरिफिकेशन के बीच साइलेंटली बैठ गया। हर लॉगिन नॉर्मली पास हो रहा था, हर फेल्ड लॉगिन फेल हो रहा था, हर सक्सेसफुल लॉगिन नॉर्मल ही दिखता। लेकिन अगर अटैकर के पास एक स्पेशली क्राफ्टेड क्रिप्टोग्राफिक की होती तो ऑथेंटिकेशन का रिजल्ट क्वाइटली चेंज हो सकता था और सर्वर को लगता सब कुछ बिल्कुल लेजिटिमेट है। नो एक्सप्लॉइट, नो ब्रूट फोर्स, नो सस्पिशियस लॉग एंट्रीज, सिर्फ अंदर एंट्री। ये ऑलमोस्ट एक इनविजिबल मास्टर की जैसा कॉन्सेप्ट था। साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी को सिर्फ बैकडोर ने शॉक नहीं किया। सोचिए, अटैकर ने 0 डे एक्सप्लॉइट नहीं खरीदा, सर्वर ब्रेक नहीं किया, कंपनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की, उसने कम्युनिटी का पेशेंस एक्सप्लॉइट किया। 2 साल सिर्फ ट्रस्ट बनाने में, हर कंट्रीब्यूशन केयरफुली चूजन, हर इंटरेक्शन मेजर्ड, हर स्टेप लॉन्ग गेम। आजकल हम हैकर्स को हुडी पहने हुए कीबोर्ड के सामने इमेजिन करते हैं,
लेकिन इस ऑपरेशन में सबसे पावरफुल वेपन कोडिंग नहीं था, साइकोलॉजी थी। एक वॉलंटियर ड्रिवन प्रोजेक्ट, एक ओवरवर्क्ड मेंटेनर, एक हेल्पफुल कंट्रीब्यूटर और धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र। ये टेक्निकल अटैक कम और सोशल इंजीनियरिंग ज़्यादा था। बस विक्टिम एक इंसान नहीं था, विक्टिम पूरा ओपन सोर्स इकोसिस्टम था। 29 मार्च 2024 एंड्रेज ने अपनी फाइंडिंग्स पब्लिक कर दी और उसके बाद जो हुआ वो ऑलमोस्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स जैसा था। फेडोरा, डेबियन, ओपनसोर्स, उबुंटू, आर्च, एक के बाद एक एडवाइजरीज आने लगी। पैकेज मेंटेनर्स ने यूज़र्स को बोला अभी अपडेट मत करो, ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है तो रोल बैक करो, रीबूट करो, SSH रीस्टार्ट करो। उबुंटू ने अपना 24.04 बीटा रिलीज तक डिले कर दिया। फेडोरा ने वल्नरेबल पैकेज हटा दिए। डेबियन ने इमीडिएटली सेफ वर्जन पुश कर दिया। एक कंप्रेशन लाइब्रेरी के लिए इतना बड़ा रिस्पॉन्स नॉर्मली कभी नहीं होता, लेकिन सबको पता था कि ये ऑर्डिनरी बग नहीं है। अगर ये स्टेबल इंटरप्राइज रिलीज तक क्वाइटली पहुंच जाता तो कॉन्सिक्वेंसेस इमेजिन करना भी मुश्किल था। एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस करने लायक है, आज भी किसी ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया कि इस बैकडोर का रियल वर्ल्ड एक्सप्लॉइटेशन हुआ था, और ऑनेस्टली ये गुड न्यूज़ है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी में कभी कभी डेंजर सक्सेसफुल अटैक नहीं होता, डेंजर होता है पोटेंशियल। रिसर्चर्स ने एस्टिमेट किया अगर वल्नरेबल वर्जन प्रोडक्शन लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में वाइडली शिप हो जाते तो इंटरनेट के मिलियंस ऑफ SSH सर्वर्स थ्योरेटिकली रिस्क में आ जाते। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेंटर, डेवलपर मशीन्स, रिसर्च लैब्स, गवर्नमेंट सर्वर्स, हर जगह लिनक्स है, और लिनक्स के नीचे कहीं ना कहीं XZ यूटिल्स भी था। इसलिए एक्सपर्ट्स ने इस इंसिडेंट को कंपेयर किया सोलरविंड्स से। डिफरेंस सिर्फ इतना था, सोलरविंड्स प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर था, ये ओपन सोर्स था, और इसी वजह से ट्रस्ट का डैमेज और भी डीप था। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ी एक और मिस्ट्री और गहरी होती गई। जिया 10, क्या ये एक रियल डेवलपर था या एक फेक आइडेंटिटी, या फिर ये पूरी टीम थी, या किसी नेशन स्टेट ऑपरेशन का पार्ट? ऑफिशियली आज तक इसका फाइनल आंसर नहीं मिला, लेकिन बहुत से एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर का मानना है कि इतनी पेशेंस, इतनी ऑपरेशनल सिक्योरिटी, इतना सोफिस्टिकेटेड एग्जीक्यूशन और इतना केयरफुली डिजाइन्ड सप्लाई चेन कॉम्प्रोमाइज नॉर्मली इंडिविजुअल हैकर का पैटर्न नहीं होता। कई एक्सपर्ट्स ने पब्लिकली स्पेक्यूलेट किया कि इसके पीछे किसी स्टेट बैक्ड ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। प्रूफ पब्लिकली अवेलेबल नहीं है और इसीलिए ये मिस्ट्री आज भी अनरिजॉल्व्ड है। शायद हम कभी ना जान पाएँ कि जिया 10 एक्चुअली में था कौन, या ये था भी या नहीं। लोगों ने सोचा बैकडोर रिमूव हो गया, केस क्लोज्ड, लेकिन स्टोरी ने एक और ट्विस्ट दिया 2025 में। सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने कुछ डॉकर्स इमेज इंस्पेक्ट की और उन्हें सरप्राइज मिला। पुरानी कॉम्प्रोमाइज्ड लाइब्रेरीज अभी भी कुछ कंटेनर इमेजेस के अंदर एग्जिस्ट कर रही थी। मतलब एक बैकडोर जो ऑफिशियली मंथ्स पहले रिमूव हो चुका था, उसके ट्रेसेस इकोसिस्टम में अब भी सर्वाइव कर रहे थे। ये एग्जैक्टली इंटरनेट की नेचर है। सॉफ्टवेयर कभी ट्रूली डिसअपियर नहीं होता। कोई इमेज कॉपी करता है, कोई मिरर बना लेता है, कोई आर्चिव प्रिजर्व कर लेता है, और कभी कभी हिस्ट्री अनएक्सपेक्टेड जगह वापस मिल जाती है। इस स्टोरी का विलेन सिर्फ एक हैकर नहीं था और हीरो सिर्फ एंड्रेज भी नहीं था। असली हीरो एक हैबिट थी, क्यूरियोसिटी। एंड्रेज ने कोई अलार्म रिसीव नहीं किया, कोई एंटीवायरस नोटिफिकेशन नहीं आई, किसी थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ने वार्निंग नहीं दी। उन्होंने बस एक स्लाइटली स्लो SSH लॉगिन नोटिस किया और सोचा ये स्लो क्यों है। एक सिंपल क्वेश्चन। ये इंसिडेंट हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ भी सिखाता है। हम सॉफ्टवेयर को ट्रस्ट करते हैं क्योंकि हमें करना पड़ता है, लेकिन ट्रस्ट वेरिफिकेशन का रिप्लेसमेंट कभी भी नहीं हो सकता। ओपन सोर्स सिक्योर है सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका कोड पब्लिक है, वो सिक्योर तब है जब लोग उस कोड को देखते हैं। और शायद XZ यूटिल्स की कहानी का सबसे बड़ा लेसन ये नहीं है कि एक बैकडोर ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गया। सबसे बड़ा लेसन ये है कि कभी कभी पूरी दुनिया की सिक्योरिटी सिर्फ एक इंसान की क्यूरियोसिटी पर टिकी होती है। और अगर उस दिन एंड्रेज ने सिर्फ ये सोचकर लैपटॉप बंद कर दिया होता, छोड़ो थोड़ा स्लो ही तो चल रहा है, तो शायद आज हम एक बिल्कुल अलग इंटरनेट यूज़ कर रहे होते। और यही बात इस कहानी को इतना डरावना बनाती है।